एसएस में चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशियरी, ठीक है। उसमें हमने पेज नंबर 86 पर एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है ये देख लिया, ठीक है। नाउ पेज नंबर 87 पर टाइम पीरियड, कितने सालों के लिए कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो कितने साल तक जज बनकर रह सकता है। द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 65 years। However, the change in the age of retirement can be made by the parliament through framing a law। अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये रिटायरमेंट की एज में चेंज कर सकती है बाय फ्रेमिंग अ लॉ, पर उसके लिए एक नया लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो है अपने हिसाब से चाहा कि चलो इस साल से मुझे बढ़ा देना है तो ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक लॉ फ्रेम करना पड़ेगा। They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their services in committees appointed to investigate into uncommon situations or events। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है वो इंडिया के बाकी की कोई भी कोर्ट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। बट कोई अनकॉमन एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें अपनी राय दे सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं वो दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, ठीक है। उसके साथ काम कर हाँ, पर उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी, पर उसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई अनकॉमन एक्टिविटीज की क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें वो अपनी सर्विस अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो बाकी किसी भी कोर्ट में काम नहीं कर सकते ना। काम तो नहीं कर सकते, दूसरा वो किसी और कोर्ट में वकील की तरह भी काम नहीं कर सकते। जज तो नहीं बन सकते, वकील, मतलब कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज है तो बाकी कोई भी कोर्ट में वो किसी और तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, इफ इनकेपेबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दे कैन रिजाइन विलिंगली फ्रॉम देयर पोस्ट बाय टेंडरिंग रिटर्न रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर उन्हें ऐसा लगे कि मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर सकता हूँ तो 65 years की रिटायरमेंट एज से पहले ही वो अपना रिटर्न रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें ऐसा लगे कि मेरी ड्यूटीज अच्छे से फुलफिल नहीं हो रही है या तो उन्हें ऐसा लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई मुझे अड़चन कर रहा है, मैं अपनी तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो विलिंगली इंडिया के प्रेसिडेंट को अपना रिटर्न रेजिग्नेशन दे सकते हैं बिफोर द रिटायरमेंट। नाउ बट द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी इफ ऑफ इनकेपेबिलिटी, मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी, ठीक है। वो विलिंगली भी रिजाइन कर सकते हैं, पर अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगे कि उनका काम ठीक नहीं है, उनकी जो ड्यूटीज है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, इनएफिशिएंटली, जितना करेक्टिवली और इफिशिएंटली उन्हें वर्क करना चाहिए उतना नहीं हो सकता है, तो उन्हें अपनी पोजीशंस पे हटाया भी जा सकता है, ठीक है। सिर्फ वो विलिंगली ही रिटायर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी पोस्ट से उन्हें हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट, दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैरिड आउट थ्रू इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का बिहेवियर ना अच्छा लगे, उनका काम इफिशिएंट ना लगे, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं, उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, बट ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और वो भी प्रेसिडेंट ने चाहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हो गया, चलो प्रेसिडेंट ने चाहा कि चलो रिमूव करना है तो कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले इसके लिए पार्लियामेंट में वो मुद्दा रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द प्रोसीजर फॉर इट इज एज फॉलोज। वो प्रोसीजर पूरा कैसे होगा देखो, एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट
हैज टू सबमिट अ मेमोरेंडम हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव सेशन। ठीक है, मेमोरेंडम मतलब कि एक मुद्दा पास करना होगा जिसमें पार्लियामेंट के हर एक हाउस, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं ना, अपर एंड लोअर, ठीक है, ये दोनों हाउस के सारे मेंबर्स का वोट लिया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट जज को रिमूव करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के साथ कौन है और प्रेसिडेंट के ओपोज में कौन है, मतलब कि कौन उसका रिमूवल चाहता है और कौन नहीं चाहता जज का। ठीक है, तो अपने वोट देने होंगे। वोट जितने भी हाउस के मेंबर्स है उसका हम हाफ करें, दैट मीन्स की मेजोरिटी सपोर्ट में होना चाहिए तो ही जज को रिमूवल किया जा सकता है। और अगर मेजोरिटी वोट ना मिले तो क्या होगा, हमने आगे के चैप्टर्स में देखा था कि अगर लोअर या तो अपर हाउस में कोई भी मुद्दा पास करवाना हो, ठीक है, तो अलग अलग सेशंस बुलवाए जाते हैं, मीटिंग्स। ठीक है, तो सेशंस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, सारे मेंबर्स मानो कि प्रेजेंट ना हो तो जितने भी प्रेजेंट है उसका 2/3 पार्ट वोट मिलना चाहिए। इतना वोट मिलेगा तो ही जज का रिमूवल हो सकता है। नाउ जो मेजोरिटी वोट से उसको खरीदना इलीगल है ना? हाँ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट द जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है, अगर उनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो, मतलब कि इफिशिएंटली काम ना करते हो, ठीक है, इम्पार्शियली काम करते हो, पार्शियलिटी से काम करते हो, ठीक है, अगर ऐसा लगे तो प्रेसिडेंट के सुझाव के मुजब, उनके ऑर्डर के मुजब जज को रिमूव किया जा सकता है। The Parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of proof for the same। ठीक है, प्रेसिडेंट को उनका वर्क ठीक ना लगे और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि जज को रिमूव करना है उनकी पोस्ट से, ठीक है, और डायरेक्टली पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स का वोट होने लगे, ऐसा नहीं होता। वो वोटिंग लेने से पहले, पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोटिंग लेने से पहले अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि जज का वर्क ठीक नहीं है तो उसके लिए सारे प्रूफ्स होने चाहिए। कैसे वो वर्क ठीक नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उनका काम है वो कम पड़ रहा है, ये सारे प्रूफ होंगे। उसी के बाद ही प्रेसिडेंट के ऑर्डर को मानकर वोटिंग किया जा सकता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो चलो वोट कर हटाना है तो हटा दो, रखना है तो रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? जो भी उन पर इल्जाम लगे हैं, ठीक है, वो सारे प्रूफ के साथ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, the concerned judge is given the opportunity to present his narration in his self defense in the parliament। पार्लियामेंट का जो भी सेशन होता है, ठीक है, मानो कि एक सेशन मीटिंग बुलाई गई कि चलो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल करना है, उसके लिए वोटिंग करना है, तो संघ का वोट लेने से पहले वो जज है वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपना मतलब वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सारी बात वहां पर वो रख सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये है, वो है। अगर उन्हें सेल्फ डिफेंस नहीं करना कि चलो कोई बात नहीं, मुझे पोस्ट से रिमूव कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज ओके, तो डायरेक्टली वोट लिए जाएंगे। बट अगर वो सेल्फ डिफेंस मतलब अपना खुद का बचाव करना चाहते हैं तो अपनी पूरी बात वो वहां पर रखने का उन्हें मौका दिया जाता है। उसके बाद ही पार्लियामेंट के हाउसेस के मेंबर्स के वोट लिए जाएंगे, उनकी पूरी बात वो लोग सुनेंगे, उसके बाद ही अपना वोट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सेक्रेटरी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द जजेस वो अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, हमें पता है कि गवर्नमेंट की कोई भी पोजीशन पर अगर कोई उन्हें बिठाया जाता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही वो सारे अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं, जिसको भी क्या देखा था, एक चीफ जज होता है, बाकी के सपोर्ट में कितने जजेस होते हैं 15 सुप्रीम कोर्ट में?
22। ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जज होता है, बाकी के सपोर्ट में 22 होता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के फॉर्म में सिलेक्ट किए जाते हैं, इन सबको ओथ दिलवाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। ठीक है, वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर पोस्ट द जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ओरल एज वेल एज साइन द प्लेज। ठीक है, अपना काम वो संभाले उससे पहले ओरल मतलब वर्बल ओथ लिया जाता है और प्लेज पर उन्हें साइन भी करना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपना पूरा काम संभाल सकते हैं। नाउ द पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर होती है? फर्स्ट, the Supreme Court of India possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के पास जितने पावर है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास उससे ज्यादा पावर है। पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। तो बाकी सारी कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट के पास अपने अपने कंट्री के लिए जो भी पावर होते हैं, ऑब्वियसली हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी और कंट्री के फैसले नहीं ले सकती, डिसीजंस नहीं ले सकती। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट अपने अपने कंट्री के रिलेटेड डिसीजंस लेगी। ठीक है, तो वो डिसीजंस लेने की पावर बाकी सारी कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट के पास जितने हैं, उससे ज्यादा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, देखो सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. ठीक है, this jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. ये पूरा jurisdiction मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस आए तो उसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं, वो कौन कौन सी उसे पनिशमेंट मिलती है ना, तो कौन से क्राइम की कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट भी अपना काम, कोई नॉर्मल इंसान तो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उनके क्राइम के हिसाब से अगर छोटा है तो छोटी पनिशमेंट, बड़ा है तो बड़ी पनिशमेंट, क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट दिए जाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो उन्हें क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, या तो कौन कौन से ऑर्डर्स उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कंपलसरी फॉलो करने होंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ जो होता है ना, उसे ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकेंड है अपेलेट ज्यूरिडिक्शन एंड थर्ड है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सबसे पहला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case, which no other courts has. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी केस का डिसीजन वो डायरेक्टली अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा पावर अगर किसी कोर्ट के पास हो तो उसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी इंडिया के किसी और कोर्ट के पास नहीं है। उन्हें अपना डिसीजन देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करना होगा। मतलब कि अगर मानो कि किसी दो लोग के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट मतलब स्टेट लेवल का जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वहां के जज जो भी अपना डिसीजन देंगे ना, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे? सलाह मशवरा करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी केस है वो फर्स्ट टाइम में उसका डिसीजन सुनाया नहीं जाता। अलग अलग सेशंस रखे जाते हैं ना, ठीक है, अलग अलग सेशंस रखे जाते हैं, उसके बाद ही कोई केस का फैसला लिया जाता है। तो जब पहली बार वो केस रखा जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। वहां से वो जैसे डिस्क्राइब करे कि अगर पहले सेशन में ही जो विक्टिम है वो विक्टिम और जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल प्रूव नहीं हो जाता,
दोनों तरफ से सारे के सारे प्रूफ देखे जाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि कौन विक्टिम है और कौन क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये सारे सेशंस का डेटा फाइनली किसको भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। उसके बाद ही हाई कोर्ट के जज है वो अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कई बार मूवी में कि डायरेक्टली जज अपना फैसला नहीं दे सकते। ठीक है, सेशंस होते हैं, उसके बाद लास्ट सेशन में भी वो सारा का सारा लेने के बाद ही फाइनली बोलते हैं कि अब नेक्स्ट सेशन में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। वो टाइम पीरियड वो क्यों लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, अंडर दिस jurisdiction the following parties should be involved whose conflicts are resolved by the Supreme Court. First, it has the power to settle the dispute between the government of India and one or more states. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो, मतलब कि विचारों में कोई भेदभाव हो, तो उसे सोल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या तो किसी दो स्टेट के बीच में भी ऐसा हो तो सोल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इट हैज द पावर ऑफ रिजोल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। ठीक है, इट हैज कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्वार्रल्स बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, विचारों में मतभेद हो, तो कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट को एक या ज्यादा स्टेट्स के साथ भी मतभेद हो तो उसे भी कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसे कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एन सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, क्या लिखा है देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, उसके काम में कोई कचास रह जाती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम मिस्टेक रह जाती है, तो उसके रिलेटेड डिसीजन देने का भी राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अचानक से केसेस बढ़ने लगे थे। कितने बढ़ने लगे थे? तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से जवाब मांगती थी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है जो इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आपने देखा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, या तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए पनिशमेंट या तो ऑर्डर भी दे सकती है। वो राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट, इट हैज अ पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। मोर ओवर, इट इज एम्पावर्ड टू इश्यू ऑफ हेबिस कॉर्पस मैंडेमस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, इट इज नॉट इन द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल disputes रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट। ठीक है, स्टेट्स और स्टेट्स। ठीक है, स्टेट मतलब एक स्टेट के बीच में अगर रिवर के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिलेटेड कोई इश्यू हो, या तो एक स्टेट का दूसरे कितने स्टेट के साथ हो, या तो दूसरे कितने स्टेट का एक स्टेट के साथ हो, या तो 2-4 स्टेट का मिलकर 2-4 अलग अलग स्टेट के साथ हो। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो। एक स्टेट का एक स्टेट के साथ, एक स्टेट का बाकी के 3-4 स्टेट के साथ, 3-4 स्टेट का कोई एक स्टेट के साथ, या तो 3-4 स्टेट का बाकी के 3-4 स्टेट के साथ। अगर रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ठीक है, नाउ अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट। ठीक है, उसके लिए वाटर ट्रिब्यूनल एक अलग से छोटी सी कोर्ट होती है, वो जजमेंट अपना देती है। The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. They have to be respected by all.
किसी भी पॉइंट के रिलेटेड या तो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसे कोई ओपोज नहीं कर सकता, वो फाइनल जजमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आगे के लेक्चर में बोला था कि अगर कोई दो लोगों के बीच में केस चल रहा है तो तालुका लेवल पर छोटी कोर्ट पर अगर पहले वो लेके गए, उन्हें वहां का जो भी जजमेंट मिला है वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसके ऊपर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जजमेंट उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट का भी जजमेंट अगर एक्सेप्टेबल नहीं है उनसे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो फाइनल होगा, वहां पर उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर 3 बार अगर केस हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी लेता है। मैं स्टेप वाइज बोल रही हूँ। तालुका में से डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में गए, 3 बार हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। बट डायरेक्टली अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील की है, डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील की, नीचे के 2 लेवल में गए ही नहीं है, तो हाई कोर्ट का अगर मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आया? मैं ये सिर्फ स्टेप वाइज समझा रही थी कि यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। हाँ, नाउ सेकेंड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। फर्स्ट था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, नाउ सेकेंड है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। 3 टाइप्स ऑफ अपील्स कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर में 3 टाइप की अपील्स आ सकती है। फर्स्ट, केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस एंड अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। इन 3 टाइप की अपील सुप्रीम कोर्ट में एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के अंडर में की जा सकती है। फर्स्ट, एनी पर्सन, फर्स्ट है ना जो केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, वो फर्स्ट है। एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, ऑर्डर और राइट गिवन बाय द हाई कोर्ट or any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same. ठीक है, अगर किसी हाई कोर्ट में ऐसा केस आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके खिलाफ में अगर कोई केस है, ठीक है, और वहां का जजमेंट उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पहले उन्हें हाई कोर्ट से एक लेटर लेना पड़ेगा रिटर्न में कि हाई कोर्ट का डिसीजन इन्हें मंजूर नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो अगेन सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। वो लेटर के साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट मंजूर नहीं है तो सोच लिया कि चलो जाए सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो मुंह उठाकर वहां पर नहीं जा सकते, पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। अपील करना मतलब कि पेटिशन फाइल करना, ठीक है, डायरेक्टली पेटिशन नहीं फाइल कर सकते, उन्हें हाई कोर्ट से लेटर मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट ये लेटर दे देता, हाई कोर्ट ये लेटर देने में कोई ज्यादा आनाकानी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स के पास ये राइट्स है कि अगर उन्हें हाई कोर्ट का डिसीजन ना मंजूर है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, बट एक लेटर लेना होगा हाई कोर्ट से, ठीक है। नाउ कोर्ट फॉर द सेम, in the Supreme Court for the same. If any such certification is not given by the High Court and if the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if the Supreme Court finds that any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal. ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो कि हाई कोर्ट से लेटर नहीं मिला, ठीक है, और पेटिशनर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि उसे जो भी डिसीजन मिला है, हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन दिया गया है, जजमेंट दिया गया है, वो सही नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है,
तो बिना हाई कोर्ट के लेटर के भी उसकी पेटिशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ओनली द पेटिशनर हु इज अ पार्टी इन द वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओनली अंडर द रीजंस दैट अ फॉल्स जजमेंट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ठीक है। पर इसके लिए भी पेटिशनर कौन होना चाहिए? हाईकोर्ट का कोई मेंबर ही होना चाहिए, मतलब कि हाईकोर्ट में वकील की तरह काम करता हो, उसे हाईकोर्ट का मेंबर बोलते हैं। वो जाकर पेटिशन फाइल कर सकते हैं। मानो कि आपका कोई केस चल रहा है, हाईकोर्ट का डिसीजन आपको जो भी जजमेंट मिला वो आपको मंजूर नहीं है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको हाई कोर्ट में काम करता हुआ कोई वकील रखना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ में वहां पर जाएगा पेटिशनर बनकर। समझ में आया? ठीक है, डायरेक्टली वकील के बिना आप नहीं जा सकते। क्लियर ना? सेकेंड पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं।